वहीं ब्रिटेन के कमांडर रहे जनरल निक पार्कर ने दावा किया कि व्लादिमीर पुतिन ने नेटो को घुटनों पर ला दिया। रूस के हमले के बाद पहले ही नेटो की साख सवालों के घेरे में है। और अब ब्रिटेन के पूर्व कमांडर ने भी पानी पी पी कर उसे खूब कोसा। उन्होंने यूक्रेन की जंग को नेटो की हार करार दिया और तो और उन्होंने ये भी सलाह दे दी कि नेटो की जगह अब तो कुछ देशों का एक छोटा ग्रुप बना देना चाहिए ताकि वो मजबूती से पुतिन की सेना से निपट सके। एक तरह से उन्होंने अमेरिका जैसे बड़े देश पर भी उंगली उठाई जो इस संगठन के 30 सदस्य देशों में शामिल है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब निक पार्कर के निशाने पर नेटो आया हो। निक पार्कर का अनुभव इसी बात से समझा जा सकता है कि वो इराक और अफगानिस्तान में अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। वो इस युद्ध की असल वजह नेटो को ही मानते हैं, लेकिन जंग में फंसी ज़ेलेंस्की सरकार अब नेटो में शामिल होने से तौबा कर चुकी है। उधर पिछले कुछ दिनों में रूस की सेना यूक्रेन में लगातार अपनी तैनाती वाली जगह बदल रही है। सेना की तकनीकी भाषा में इसे रीपोजिशनिंग कहा जा रहा है। दावा यह है कि रूस की फौज इस वक्त भयंकर दबाव में है, जिसकी वजह से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नाराजगी है, जिसने रूस की फौज के बड़े बड़े अफसरों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। ऐसा दावा अमेरिका के रक्षा मंत्रालय की तरफ से किया गया। साथ में इसकी वजह भी बताई गई। कहा यह गया कि पुतिन के खिलाफ षड्यंत्र उनके अपने घर में ही हुआ। मतलब ये कि उनकी सेना के बड़े अधिकारियों ने उन्हें यूक्रेन की जंग पर सही जानकारी नहीं दी। जिस वक्त यूक्रेन में रूस की फौज दाखिल नहीं हुई थी, उसी वक्त पुतिन अपने खास अफसरों से लगातार ब्रीफिंग ले रहे थे। दावा यह है कि पुतिन को उस वक्त उनके सबसे भरोसेमंद अफसरों ने गुमराह किया। मतलब उन्हें यह बताया ही नहीं कि जंग में यूक्रेन रूस को चौंका भी सकता है। यूक्रेन की ताकत और उसकी तैयारियों को काफी कम करके आंका गया था। वो अफसर जो पुतिन की आंखों के तारे थे, वो उनकी आंखों में धूल झोंक रहे थे। लेकिन इसकी रूस को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। पुतिन तो ये मान रहे थे कि एक हफ्ते से पहले ऑपरेशन खत्म हो चुका होगा, लेकिन 36 दिन बाद भी ये साफ नहीं हो रहा कि यूक्रेन में पलड़ा किसका भारी है। दूसरी तरफ रूस की सेना को बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। खबर है कि हजारों की तादाद में रूस के फौजी मारे जा चुके हैं, जिनमें कई तो इतने बदनसीब रहे कि उन्हें सम्मानजनक विदाई तक नसीब नहीं हो पाई। इसके अलावा रूस के हजारों एयरक्राफ्ट गिराए जा चुके हैं और आर्थिक नुकसान तो इन सब से अलग है। इसीलिए अब रूस की कोशिश डैमेज कंट्रोल की है। रूस चाहता है कि जल्द से जल्द यूक्रेन समझौते में घुटने टेक दे। यूक्रेन पर भीषण बमबारी भी दबाव बनाने के लिए उठाया जा रहा कदम ही माना जा रहा है। खुद को नरसंहार के आरोपों से बचाने के लिए ही रूस ने मारियोपोल समेत कई शहरों में सेफ कॉरिडोर तक बना दिए। अब तो यह भी साफ हो गया है कि कई हफ्तों तक कीव पर कब्जे की जंग लड़ने के बाद रूस की सेना लौटने लगी है। मतलब ये कि कीव की घेरेबंदी में लगे जवानों की संख्या को घटाया जा रहा है। लेकिन रूस की परेशानी यह है कि न तो वो दुनिया के सामने यूक्रेन पर आक्रमण को अपनी गलती मान सकता है और न ही अफसरों से पुतिन को मिले धोखे की कहानी किसी को बता सकता है। उधर यूक्रेन ने एक हैरान करने वाला ऑडियो जारी किया, जिसमें कुत्तों का मीट खाकर कुछ रूसी सैनिकों के पेट भरने की बात सुनी गई। बताया गया कि यह ऑडियो यूक्रेन में जंग लड़ रहे पुतिन के एक फौजी का है, जो अपने परिवार से फोन पर बात कर रहा था। तभी यूक्रेन की सेना ने कुत्तों का मीट खाने वाली उनकी बातों को रिकॉर्ड कर लिया, जो तेजी से वायरल हो गई। मतलब ये कि जब मीट का इंतजाम नहीं हो पाया तो रूसी सैनिकों ने इसकी भरपाई के लिए कुत्तों को भी नहीं बख्शा। बताया गया कि सेना की तरफ से खाने पीने की जो चीजें मिली थी, उन्हें खाकर रूस के सैनिक ऊब चुके हैं। इसलिए उन लोगों ने ताजा मीट खाने के लिए कुत्तों का शिकार करना शुरू कर दिया। दावा तो यह भी किया गया कि लगातार जंग लड़ रहे रूसी सैनिकों की आम जरूरतें भी अब पूरी नहीं हो पा रही हैं। इस बीच खबर है कि व्लादिमीर पुतिन के दोस्त और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको को भी अपने अपनों से धोखा मिला। बेलारूस के कई लोग यूक्रेन में रूसी सेना के खिलाफ जंग में उतर गए, और वो भी तब जब बेलारूस इस जंग में खुलकर रूस के साथ है। लेकिन ब्रिटेन की मीडिया का दावा है कि बेलारूस के करीब 400 लोगों ने रूस के खिलाफ ही हथियार उठा लिए। इनमें आईटी विशेषज्ञ और डॉक्टर भी शामिल हैं। इन लोगों ने यूक्रेन की सेना में शामिल होने से पहले बाकायदा शपथ भी ली। हालांकि इनमें ज्यादातर वो लोग हैं जो बेलारूस से बाहर रहते हैं या उन्हें देश से निकाल दिया गया, और इनमें कई ऐसे भी हैं जो लंबे समय से बेलारूस के राष्ट्रपति के खिलाफ कई आंदोलनों में हिस्सा भी ले चुके हैं। इंग्लैंड में रह रहे बेलारूस के कई लोगों ने तो मेडिकल मदद भी यूक्रेन पहुंचाई। हालांकि ये पहला मामला नहीं है जब बेलारूस के बागी यूक्रेन की सेना में शामिल हुए। ओलंपिक खेलों में हिस्सा ले चुके कुछ खिलाड़ियों ने भी पिछले दिनों यूक्रेन की सेना की तरफ से जंग में उतरने का ऐलान कर दिया था। बेलारूस से बेदखल इन लोगों का आरोप है
कि राष्ट्रपति लुकाशेंको के कार्यकाल में बेलारूस पुतिन का गुलाम हो चुका है। यही वजह है कि उन्होंने रूस के खिलाफ हथियार उठाने का फैसला लिया। वहीं जंग के मैदान में यूक्रेन के सैनिकों से लोहा लेने वाले अपने फौजियों को रूस ने सम्मानित किया। रूस की तरफ से इसका एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें सेना के एक अधिकारी सैनिकों को मेडल पहनाते नजर आए। सैकड़ों की तादाद में रूसी जवान दिखाई दिए जो यूक्रेन से जंग लड़कर लौटे थे। एक एक कर सैनिकों को मेडल पहनाकर उनका हौसला बढ़ाया गया। बताया गया कि इन जवानों ने यूक्रेन के सैनिकों से डटकर मुकाबला किया, इसीलिए जब ये देश लौटे तो हौसला बढ़ाने के लिए सम्मान समारोह रखा गया। इस दौरान वहां मौजूद ब्रिंस्क प्रांत के गवर्नर ने अपने फौजियों की जमकर तारीफ की। जंग की वजह से घर से दूर हुए रूसी सैनिक जब अपने परिवार से मिले तो वो भावुक हो गए। कुछ ने तो गले मिलकर देश वापसी का जश्न मनाया। वहीं जंग के बीच रूस की तालिबान से नजदीकी और बढ़ गई। पिछले साल अगस्त के महीने में अफगानिस्तान में तालिबान शासन आया था, जिसके बाद से अब तक किसी देश ने तालिबान को मान्यता नहीं दी है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन जंग के बाद अलग थलग पड़ चुके पुतिन का गेम प्लान बदल चुका है और वो तालिबान से नजदीकी बढ़ाने के मूड में है। मतलब ये कि पुतिन अमेरिका के दुश्मन तालिबान को अपना पक्का दोस्त बनाने की चाल चल सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस ने मॉस्को में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार की ओर से नियुक्त पहले राजनयिक को मान्यता दे दी। तालिबान के अधिकारी फरवरी महीने से ही मॉस्को में काम कर रहे हैं। एक और ट्विस्ट ये कि रूस के विदेश मंत्री ने यह जानकारी चीन में दी, और चीन तो पहले से तालिबान के करीब है। उसने अफगानिस्तान में तालिबान शासन आने के बाद निवेश करने का ऐलान भी किया था। वैसे रूस का रुख भी तालिबान पर नर्म ही रहा है और वो कहता रहा है कि तालिबान को सुधरने का मौका मिलना चाहिए। अफगानिस्तान में तालिबान शासन आने के बाद जब सारे देशों का दूतावास काबुल में बंद हो गया था, तो जिन 3 देशों का दूतावास वहां खुला रहा था वो थे चीन, पाकिस्तान और रूस। कहा तो यह भी जाता है कि तालिबान के लड़ाके खुद रूस के दूतावास की सुरक्षा कर रहे थे और इसीलिए पुतिन बेफिक्र रहे और तालिबान राज में रूस का दूतावास काम करता रहा। वैसे पिछले साल अगस्त में जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था, तब से रूस ने यह संकेत दिए कि वो तालिबान को एक मौका देने के पक्ष में है। पुतिन ने तो एक इंटरव्यू में बोल भी दिया था कि उन्हें उम्मीद है कि तालिबान सुधर जाएंगे। तो нужно подумать о том, что чем быстрее तालिबान। अमेरिका की सेना ने जब अफगानिस्तान छोड़ा था तो वहां दर्दनाक हालात हो गए थे। बाइडेन ने सत्ता में आने के बाद यह सबसे बड़ा फैसला लिया था, जिसके बाद अफगानिस्तान के लोगों की दुर्गति हो गई थी और पूरी दुनिया में अमेरिका की थू-थू हुई थी। कहा जा रहा है कि पुतिन तब से ही ये प्लान कर रहे थे कि मध्य एशिया में अमेरिका का दखल खत्म कर दिया जाए। लेकिन इस बार अमेरिका और नेटो से खार खाए बैठे पुतिन ने घुमा फिरा कर नहीं बल्कि सीधी बात की। चीन में रूस के विदेश मंत्री ने साफ साफ कह दिया कि अफगानिस्तान की सीमा के पास अमेरिका या नेटो की सेना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यानी पुतिन ने खुलेआम ये जता दिया कि न वो यूक्रेन में और न ही अफगानिस्तान में अमेरिका को दादागिरी करने देंगे और इसीलिए वो तालिबान से दोस्ती बढ़ा रहे हैं। वैसे अब तक रूस ने अफगानिस्तान में कुछ खास निवेश नहीं किया, लेकिन माना जा रहा है कि अब वो ऐसा कर सकता है, क्योंकि यूक्रेन में जंग लड़ रहे पुतिन को अपने देश की सीमाओं की भी तो चिंता है, जहां बाइडेन खुद या नेटो देशों के जरिए खेल खेल सकते हैं। वैसे इस बात से पुतिन पहले भी परेशान थे, इसीलिए उन्होंने अफगानिस्तान की सरकार और तालिबान के बीच सुलह करवाने की भी कोशिश की थी। 2019 में मॉस्को में अफगान नेताओं और तालिबान के बीच हुई मुलाकात की ये तस्वीरें उसी कोशिश का सबूत हैं। हालांकि वो कोशिश कामयाब नहीं हुई थी और 2021 में तालिबान बंदूक के बल पर अफगानिस्तान के शासक बन गए थे। लेकिन यूक्रेन में जंग के बाद जब दुनिया की 2 महाशक्तियां यानी कि रूस और अमेरिका अपनी अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं, तो रूस ने इस गेम में एक बड़ा दांव चला और तालिबान को अपनी तरफ करने की कोशिश की। क्योंकि जिस तरह से बाइडेन रूस की घेरेबंदी कर रहे हैं, उससे पुतिन की टेंशन बढ़ सकती है। इसमें कोई शक नहीं कि अफगानिस्तान रूस के लिए एक अहम देश है, क्योंकि यह देश जियोपॉलिटिकल गेम के बीच में खड़ा है। अफगानिस्तान जिस जगह पर है वो उसे दिलचस्प और खतरनाक दोनों एक साथ बना देती, क्योंकि इसकी सीमाएं रूस के सहयोगी देश ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से लगती हैं। ये वो देश हैं जो कभी सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे। ये देश मध्य एशिया का हिस्सा है। रूस यानी कि एशिया के बीच का हिस्सा है, जो पूर्व में चीन, पश्चिम में कैस्पियन सागर, उत्तर में रूस और दक्षिण में अफगानिस्तान तक फैला। और इसीलिए पुतिन नहीं चाहते कि अमेरिका और नेटो की सेनाएं अफगानिस्तान के आसपास भी भटकें।
अपनी सियासी पारी के आखिरी ओवर में इमरान खान ने इमोशनल कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। गुरुवार को इमरान ने देश की जनता को संबोधित किया। इस दौरान इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान का फैसला रविवार को होगा, संसद में वोटिंग होगी और तय होगा कि पाकिस्तान की सत्ता में कौन काबिज होगा। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि इमरान इस्तीफा देगा, तो वो ये जान ले कि इमरान आखिरी बॉल तक मैदान पर डटा रहा है और डटा रहेगा। इतना ही नहीं, इमरान ने अमेरिका पर भी गंभीर आरोप लगाए। तो ये जो अब सारे इकट्ठे हैं, ये अब कौम ने फैसला करना है कि क्या ये जो वोट हो रही है संडे को, इसमें कौन किधर जाएगा। मुझे लोगों ने, किसी ने कहा जी वो इमरान खान आप रिज़ाइन कर दें। मैं रिज़ाइन कर दूं? मैं जो मेरे साथ क्रिकेट खेलते थे वो सारी दुनिया 20 साल जो मैं खेली है, आखिरी गेंद तक मैं मुकाबला करता हूँ। मैं कभी हार ज़िंदगी में नहीं मानी। हमें एक कोई बाहर का मुल्क और कोई वजह भी नहीं बता रहा, कोई इसमें कोई वजह नहीं, बस ये कोई एक चीज़ बता दी कि जी वो इमरान खान ने अकेला को फ़ैसला किया रूस जाने का। हालांकि जब रशिया जाने का फ़ैसला था, इसके अंदर हमारी सारी फ़ॉरेन ऑफिस की पूरी मुशावरत थी, हमारी सारी अस्करी क़यादत की मुशावरत पूरी थी। मैंने बल्कि फ़ॉरेन सेक्रेटरीज़ को इसी कमरे में बुलाया जो पुराने रिटायर्ड थे, उनसे हम मुशावरत करके गए। लेकिन इसके अंदर लिखा हुआ कि नहीं, सिर्फ वो हमारा एम्बेसडर उनको बता रहा है कि नहीं ये मुशावरत से, उसने कहा नहीं, ये सिर्फ इमरान खान की वजह से गया। और फिर उन्होंने ये जो बाकी लिखा कि अगर जब तक वो है तो हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हो सकते। अमेरिकी साजिश पर मची सियासी उठापटक के बीच खबर आई कि इमरान खान की तीसरी बेगम बुशरा बीबी ने उनके बंगले को जादू टोने का अड्डा बना दिया। इमरान खान किसी भी शर्त पर ना तो झुकने के लिए तैयार है, न ही इस्तीफा देने के लिए तैयार है। ऐसे में कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी ने उनकी सरकार बचाने का बीड़ा उठा लिया है। इमरान के पीछे हाथ धोकर पड़े शहबाज शरीफ ने सबसे पहले उनके बंगले में जादू टोना होने का आरोप लगाया था, जिसके बाद कहा जाने लगा कि इस्लामाबाद के रावल लेक में बना आलिशान बनीगला बंगला झाड़ फूंक का अड्डा बन चुका है। आरोप लगा कि इमरान की बीवी बुशरा बीबी ने इस बंगले में एक तिलस्मी दुनिया बनाई है और उसी के जरिए वो इमरान की कुर्सी बचाना चाहती हैं। शहबाज शरीफ ने कुछ दिन पहले आरोप लगाया था कि बनीगला में जिंदा मुर्गे जलाए जा रहे हैं। उनका कहना था कि उन मुर्गों की तादाद टनों में है, जिसके बाद खबर उड़ी थी कि शहबाज का इशारा इमरान की रहस्यमयी पत्नी की ओर था। फिर क्या था, इमरान के शानदार बंगले की चर्चा शुरू हो गई। अफवाहें तो ये भी उड़ी कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का बंगला कोई मामूली मकान नहीं, बल्कि भूत बंगला है, जिसमें इन दिनों बुशरा बीबी के काले जादू का खेल चल रहा है। कहा जाता है कि इमरान के पास 10 घर हैं, लेकिन कुछ खास वजहों की वजह से वो हमेशा पर्दे में नजर आने वाली अपनी तीसरी पत्नी बुशरा बीबी के साथ इसी बंगले में रहते हैं, जिनमें एक बड़ी वजह खुद बुशरा बीबी को माना जाता है। और कहा जाता है कि खुद को पीर बताने वाली बुशरा बीबी को ये घर काफी पसंद है। बनीगला बंगला इमरान को तोहफे में मिला था, जिसे बनाने में करीब 1 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। करीब 37 एकड़ में फैले इस बंगले के नक्शे में गड़बड़ियों को लेकर इमरान पर 12 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जा चुका है। कहा जाता है कि इन्हीं वजहों से इमरान ये बंगला छोड़ना चाहते थे और 2019 में उन्होंने इसमें विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा भी कर दी थी। लेकिन फिर उन्होंने अपना इरादा बदल दिया और फैसला किया कि वो बंगले को शादी के कार्यक्रम के लिए किराए पर देंगे। अफवाहें उड़ी कि इमरान ने यह फैसला बुशरा के इशारे पर लिया, क्योंकि बुशरा बीबी नहीं चाहती थी कि बनीगला में यूनिवर्सिटी खुले, क्योंकि उससे उनके तंत्र मंत्र में रुकावट पैदा होती। बुशरा बीबी और इमरान खान की शादी 2018 में हुई थी, जिसके बाद पाकिस्तान में बुशरा बीबी से जुड़े कई किस्से उड़े थे, जिनमें एक किस्सा यह है कि बुशरा को सपना आया था कि अगर इमरान खान की शादी उसके घर में हो जाए तो वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और कहा जाता है कि इसी वजह से उन्होंने अपने से 22 साल बड़े इमरान से निकाह किया। बुशरा बीबी को पाकिस्तान में पिंकी पीर भी बोला जाता है और खबर है कि इमरान उनसे पूछे बिना कोई फैसला नहीं करते। माना जा रहा है कि हर ओर से हार चुके इमरान को अब सिर्फ बुशरा से ही उम्मीद है और इसीलिए बुशरा झाड़ फूंक करके और मुर्गे जलाकर इमरान सरकार को बचाने का टोटका कर रही है। बुशरा पर पहले भी ऐसे आरोप लग चुके हैं और कहा जाता है कि इमरान की पार्टी में बुशरा की वही अहमियत है जो उनके पति की है। यही माना जाता है कि इमरान बुशरा से पूछे बिना एक फैसला नहीं करते। अटकलें हैं कि शादी से पहले इमरान ने बुशरा बीबी का चेहरा तक नहीं देखा था। वैसे पाकिस्तान के पीएम की तीसरी बीवी जब भी दिखी हैं, पर्दे में ही दिखी हैं, जिसकी वजह से पहले भी उनकी शख्सियत पर कई सवाल उठे और उन पर आरोप लगे थे कि वो काला जादू करती हैं। अफवाह तो यह भी है कि उनके पास 2 जिन्न हैं, जिनकी भविष्यवाणी से वो फैसले लेती हैं। अब की बड़ी खबर आपको बता दें,
इस वक्त की बड़ी खबर, युद्ध पर यूक्रेन ने बड़ा दावा किया है। महायुद्ध ब्रेकिंग हम आपको बता रहे हैं। कीव से पीछे हट रही है रूसी सेना पर लूटपाट का आरोप भी लगाया गया है। 36 दिन बीत चुके हैं युद्ध